हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि वेपर प्रेशर होता क्या है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, रोल्स लॉ क्या होता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है। अगर आपको वेपर प्रेशर गैसियस या वेपर फेज में निकालना आ जाए किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर, तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वेपर प्रेशर किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता है, और इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, PYQs किस टाइप के आते हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। So this video, this topic is very useful and is important for this chapter solutions. तो करते हैं स्टार्ट विद दिस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद आवर न्यू टॉपिक जिसका नाम है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। अब चैप्टर का नाम ही क्या है, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का मतलब तो हम प्रीवियस वीडियोस में देख ही चुके हैं, ठीक है। लिक्विड का मतलब आपको पता ही है, लेकिन अब आपके पास एक नई टर्म आई है, दैट इज वेपर प्रेशर। तो इस पूरे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको एक टर्म का मतलब पता होना चाहिए, जो कि है वेपर प्रेशर। सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है, अब देखते हैं। तो इसे अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। सपोज यहां पर गैस ऑन है, ठीक है, और इस गैस के ऊपर हमने एक बीकर रखा हुआ है जिसके अंदर जो है वाटर है, ठीक है। ओके, ये बिल्कुल ओपन कंटेनर है, इसके ऊपर मैंने कोई प्लेट, कोई लिड, कोई कवर नहीं कर रखा है, बिल्कुल ओपन कंटेनर है, ठीक है। दिस इज ओपन कंटेनर, ठीक है। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। गैस अगेन जल रही है ना, यहां पर भी लिक्विड है, दैट इज वाटर ले लो, लेकिन अब हमने इसको एक प्लेट से कवर कर दिया। ये सपोज क्या है, प्लेट है जो कि इसको कवर कर रही है, दिस इज प्लेट, ठीक है। अब होगा क्या, गैस है, पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा, पानी जो है बॉईल करना स्टार्ट हो जाएगा। बॉईल होगा तो इसके क्या बनेंगे, ये जो लिक्विड है, ये भी लिक्विड फॉर्म में ना, वाटर लिक्विड है, तो ये क्या बनेंगे, इसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो जैसे जैसे गैस तो कंटिन्यू चल ही रही है, पानी उबलता रहेगा, वेपर्स बनते रहेंगे, एटमॉस्फेयर में जाते रहेंगे। ये कहानी कब की है, जब ओपन कंटेनर में है। अब बात करते हैं इसकी। गैस तो ऑन कर रखी है, पानी भी उबल रहा है, लेकिन आपके यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि ये प्लेट से कवर है। अब प्लेट से कवर है तो क्या होगा, ये लिक्विड है, ये इवेपोरेट कर रहा है, इसके वेपर्स बन रहे हैं, वेपर्स तो बन रहे हैं, लेकिन वेपर्स इसमें से बाहर नहीं जा पा रहे। एटमॉस्फेयर में तो वेपर्स जा ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे, क्योंकि प्लेट अड़ी हुई है ना। अब यहां पे वेपर्स जो है एटमॉस्फेयर में जा नहीं पा रहे, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्या होगा, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। किसके बीच में, लिक्विड के बीच में एंड वेपर के बीच में एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड से वेपर्स बन रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूल्स वेपर से लिक्विड बन रहे होंगे। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके आपको ये कंडीशन दिखाई देगी। अब इस कंडीशन में है क्या, अब इस इक्विलिब्रियम पे, इस टेम्परेचर पर होगा क्या, यहां पर जो वेपर्स के मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पर जो वेपर्स के मॉलिक्यूल्स हैं, वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, और इसी को क्या कहते हैं हम, वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। आप ऐसे डेफिनेशन लिख सकते हो, प्रेशर एक्सर्टेड by vapors of liquid on its surface when liquid and vapors are in equilibrium। मैं मार्कर की इंक डालती हूं,
पता नहीं मैंने फिल तो की थी, अब ये इतना लिखा भी नहीं है, पर चलो सबसे पहले इस डेफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद मैं इंक डालूंगी। ठीक है, देखो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय, ये जो वेपर्स बन रहे हैं ना, ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, यहां पे इस डायरेक्शन में, ये जो वेपर्स है ना, सपोज वेपर्स मैं ऐसे दिखा रही हूं, तो इस डायरेक्शन में वो क्या एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। कब करेंगे, जब व्हेन लिक्विड एंड इट्स वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम, जब लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम बन रहा होगा। यहां पे तो प्रेशर होगा ही नहीं, यहां पे किसका प्रेशर है, अपना लिक्विड बॉयल होता जा रहा है, आपने 1 घंटे तक पानी को उबालने के लिए रखा हुआ है, पानी उबल रहा है, वेपर जा रहे हैं एटमॉस्फेयर में, कोई प्रेशर एक्सर्ट हो ही नहीं रहा है यहाँ पर तो। लेकिन यहां पर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ना, एक इतना आपने प्लेट रख रखी है, इतना सा बीकर है, पानी उबल रहा है, वेपर्स को क्या चाहिए, जाने के लिए स्पेस चाहिए, लेकिन प्लेट तो एटमॉस्फेयर में जाने नहीं दे रही, तो वो वापस कहाँ आएंगे, वापस लिक्विड में ही तो आएंगे, और लिक्विड में आएंगे, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये जो वेपर्स होंगे लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उसी प्रेशर को हम क्या कह रहे हैं, वेपर प्रेशर कह रहे हैं। तो आई गेस आपको इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब पता लग गया है कि वेपर प्रेशर होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय वेपर प्रेशर। तो अभी सबसे पहले मैं इंक डालती हूं मार्कर में, और उसके बाद हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो अब मैंने मार्कर में इंक ऑलरेडी डाल ली है। वेपर प्रेशर का मतलब हमें समझ में आ गया है, मतलब जो टर्म्स यहां लिखी हुई है बोर्ड पर, उन सबको हम समझ चुके हैं। ठीक है, ओके। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, दैट इज लिक्विड सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर का क्या रोल होगा, कैसे इस चीज को हमें समझना है। देखो, सपोज कोई भी हमने 2 वॉलेटाइल लिक्विड ले लिए, अब मार्कर सही चल रहा है ना, 2 वॉलेटाइल लिक्विड्स हमने ले लिए। अब वॉलेटाइल वर्ड का मतलब क्या होता है, हैज अ टेंडेंसी टू वेपराइज, जिस ऐसे लिक्विड, वो लिक्विड जिनके पास टेंडेंसी है वेपर बनाने की, टेंडेंसी टू वेपराइज। तो अब सपोज मैंने एक कंटेनर लिया, ये क्लोज्ड कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर सपोज हमारा लिक्विड ए है, और ये एक क्लोज्ड कंटेनर है, इसके अंदर सपोज हमारा लिक्विड बी है। ठीक है, ओके, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। अब लिक्विड ए है, सपोज इसके वेपर्स बन रहे हैं ना, तो वेपर्स कैसे बनेंगे, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे सपोज वेपर्स बन गए, सिमिलरली लिक्विड बी के भी वेपर्स बन जाएंगे। तो वेपर प्रेशर, अगर लिक्विड ए का आपको बात कर रही हूं, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, सबसे पहले तो आप बोलते हो पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर बोलते हैं। एक सिंगल कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को हम पार्शियल वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसकी बात करोगे तो आप ऐसे कहोगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। अगर आप सिंपली इस कंटेनर की बात करोगे तो इसके अंदर क्या कहोगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल पी, और ए लगा दो, ए का है तो, और बी का है तो आप बी लगा सकते हो। ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रोल्स, फ्रेंच केमिस्ट थे एक्चुअली वो, रोल्स, और उन्होंने अपना दिया था, दैट इज रोल्स लॉ। रोल्स लॉ बहुत ही ज्यादा फेमस लॉ है। तो अब जो है रोल्स लॉ की स्टेटमेंट समझने से पहले आप क्या करो, इन दोनों ही सॉल्यूशन को कंबाइन कर दो। ठीक है, लिक्विड ए लिक्विड बी अलग अलग थे ना, ये अलग अलग हमने इसलिए रखे थे, क्यों, क्योंकि पार्शियल वेपर प्रेशर का हमें मतलब समझ में आ जाए, है ना। लिक्विड ए है तो इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा उसको पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कह देंगे, लिक्विड बी के वेपर प्रेशर को हम पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी कह देंगे। ठीक है, अब सपोज हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, और अब होगा क्या, जब कंबाइन करने के बाद होगा तो सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड ए भी है और लिक्विड बी भी है, लिक्विड ए भी है, लिक्विड बी भी है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, जो लिक्विड है उसके अंदर आपका ए कंपोनेंट भी है, बी कंपोनेंट भी है, तो जो वेपर्स बनेंगे यहां पर वो ए के भी वेपर्स होंगे और बी के भी वेपर्स होंगे। समझ में आ गई बात।
तो अगर ऐसा कोई आप सॉल्यूशन लेते हो जो कि जिसके अंदर आपने दो वॉलेटाइल लिक्विड्स कंसीडर किए हैं, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स, वॉलेटाइल का मतलब आपको पता लग गया कि हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया जिसमें हमने वॉलेटाइल लिक्विड्स डाले हुए हैं, दोनों ऐसे लिक्विड्स हैं जिनके वेपर्स बन सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब ईच कंपोनेंट कितने कंपोनेंट से बने, दो कंपोनेंट से बने, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए और इस कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution। मोल फ्रैक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, a का मोल फ्रैक्शन को ऐसे XA हो जाएगा और ये क्या है XB हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, है ना। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमने पहले वाली वीडियोस में स्टडी किया हुआ है, पर स्टिल किसी को अगर फर्स्ट टाइम कोई ये वीडियो देख रहा है तो मोल फ्रैक्शन इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय ऐसे, ईटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स आप बना सकते हो, ठीक है। ए का है तो ए लिख दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का है तो बी लिख दो, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सपोज ए के लिए निकाल रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन, ए प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, मतलब टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये होता है मोल फ्रैक्शन। तो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये आपका जो हमने यहां पर लिखा है ये स्टेटमेंट है, बस दिस इज रोल्स लॉ। फेमस लॉ है, बहुत ज्यादा आपको पता होना चाहिए, और आपको पता लग गया है कि अगर आपने कोई सॉल्यूशन में दो या दो से ज्यादा, दो जनरली वोलेटाइल लिक्विड्स अगर आपने लिए हैं, वो लिक्विड्स जिनके वेपर्स बनते हैं, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ each component is directly proportional to its mole fraction in the solution। so this is the statement of Rolle's law। इतना समझ में आया। अब सपोज आप इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो, प्रोपोर्शनैलिटी है ना, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको आप इक्वालिटी में इक्वल में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो जब आप ये कन्वर्ट करोगे तो यहां पर आ जाएगा P नोट A इंटू में XA, सिमिलरली यहां पर आ जाएगा P नोट B इंटू में XB। अब ये P नोट A P नोट B क्या है, ये आपका, इसको रब कर दो ना मैं, P नोट A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A, P नोट B क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, मतलब प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को हम कैसे डिनोट करते हैं, P नोट A या P नोट B से, ठीक है, बिल्कुल जो प्योर स्टेट में होता है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A इज रिप्रेजेंटेड बाय P नोट A, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B इज रिप्रेजेंटेड बाय P नोट B। समझ में आया आपको रोल्स लॉ क्या होता है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ रोल्स लॉ। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करोगे तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी आ जाएगा, ठीक है, एज अ इक्वालिटी कांस्टेंट। अब जो मेन बात है, जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो आपके न्यूमेरिकल में गिवन होंगे, ठीक है, कि सपोज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इज सपोज 760 mm ऑफ Hg, या इसका भी गिवन होगा। तो प्योर वाले जो होंगे ना, प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होंगे, न्यूमेरिकल में गिवन होंगे। इज इट क्लियर? ओके। अच्छा, अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर किसी को पता है? एनीवन नोज अबाउट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? इसको रब कर देती हूं अब मैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो होता है, अगर किसी को नहीं पता तो हम स्टार्टिंग से एक बार समझ लेते हैं। देखो, अगेन सपोज मैंने यहां पर एक क्लोज्ड कंटेनर लिया है जिसके अंदर लिक्विड है, ए से रिप्रेजेंट कर दिया। यहां पर हमने क्लोज्ड कंटेनर लिया है जिसके अंदर लिक्विड बी है, बी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और यहां पर इसके जो वेपर्स बन रहे हैं, इसके वेपर्स बन रहे हैं, पी नॉट ए से रिप्रेजेंट कर दिया, इसके वेपर्स बन रहे हैं, पी नॉट बी से रिप्रेजेंट कर दिया। इन दोनों को मिक्स किया तो हमारे पास एक सॉल्यूशन बनेगा जिसके अंदर लिक्विड ए भी होगा, लिक्विड बी भी होगा, और इन दोनों के वेपर्स भी होंगे, इन दोनों के वेपर्स भी होंगे।
लिक्विड ए और लिक्विड बी का यहाँ पर मोल फ्रैक्शन कितना होगा, एक्स ए और एक्स बी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर वेपर्स बनेंगे किसके, पी नोट ए और पी नोट बी के वेपर्स बनेंगे। और वेपर फेज के अंदर जो आपका मोल फ्रैक्शन होता है ना, उसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई ए और वाई बी से। अब ये टॉपिक आ ही गया तो पहले इसको समझते हैं। देखो y, यहां पर वाई ए क्या है और वाई बी क्या है। वाई ए और वाई बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर या फिर गैसियस फेज। ठीक है, देखो जो लिक्विड के अंदर है, लिक्विड के अंदर के आप लिक्विड जो है, लिक्विड के मोल फ्रैक्शन को आप मोल फ्रैक्शन ए मोल फ्रैक्शन बी ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। पर वेपर जब बनेंगे तो वेपर वाला वेपर फेज का या गैसियस फेज का कह लो, मोल फ्रैक्शन दोनों ही कंपोनेंट के लिए अलग होगा। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई ए वाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी इन वेपर या फिर गैसियस फेज। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P1 या फिर पी ए इज इक्वल्स टू वाई ए इंटू में P टोटल। सिमिलरली पी बी इज इक्वल्स टू वाई बी इंटू में P टोटल। ये फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट, अगर आपको ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना हो वेपर फेज में, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना हो वेपर फेज में, तो आप इन फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करोगे। पी ए आपको पता है, पी बी आपको पता है, पी टोटल नहीं पता, जो कि हम समझने वाले थे विद द हेल्प ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कोई बात नहीं, अब समझ लेते हैं। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहते हैं, देखो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग अगर आपने ये दोनों के दोनों इन दोनों लिक्विड्स को मिक्स कर दिया तो जो P टोटल होगा ओवर सॉल्यूशन फेज इन कंटेनर किसके इक्वल होगा, मतलब कि P टोटल विल बी इक्वल टू लिक्विड A के पार्शियल प्रेशर के प्लस में लिक्विड B के पार्शियल प्रेशर के। ठीक है, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग P टोटल ओवर सॉल्यूशन फेज इन द कंटेनर, मतलब कि जो P टोटल होगा, यहाँ पे जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो किसके सम के इक्वल होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट के। ठीक है, तो अब यहां से हम एक डेरिवेशन डिराइव करेंगे। देखो अब आपको पता लग गया है कि P टोटल किसके इक्वल है, PA प्लस में PB के। अब आपको एक और चीज पता है, PA किसके इक्वल होती है, आपने अभी पढ़ा है P नॉट A इंटू में X के, और PB किसके इक्वल होता है, P नॉट B इंटू में XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, है ना, ये अभी हम पढ़ के आए हैं। तो PA की जगह क्या पुट कर दो, ये पुट कर दो, डेट इज P नॉट A XA प्लस में PB की जगह क्या पुट कर दो, P नॉट B XB। अब आपको एक और चीज पता है कि मोल फ्रैक्शन का दोनों कंपोनेंट्स का सम, जितने भी कंपोनेंट्स है उनका सम किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। दिख रहा है ना, नहीं इट इज नॉट विजिबल आई गेस। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर लिखेंगे इन दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, है ना। ये हम पहले वाली वीडियो में समझ चुके हैं, मोल फ्रैक्शन जब मैंने टॉपिक कराया था। फिर जिसको नहीं पता है वो मैं बता देती हूँ कि मोल फ्रैक्शन जितने भी कंपोनेंट्स होंगे ना सॉल्यूशन में, उन सब का मोल फ्रैक्शन को प्लस करोगे तो उन सब के सम किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। ठीक है, अब XA की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस में मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो इसको लिख दो 1 माइनस में मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस में P नॉट B टू में X। तो यही सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सपोज मैंने यहां पर प्लस XB कॉमन ले लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा P नॉट B माइनस P नॉट A, और यही क्या है आपका वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स में जो कि हम सॉल्व करने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना हो तो आप P टोटल, और जब आपको सारी चीजें ये गिवन हो तो आप इजीली जो है इससे अपना वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब जितने भी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट थे वो सब के सब हम समझ चुके हैं। ठीक है,
और अब हम एक काम करते हैं, इसको रब करते हैं, इन सब को रब करते हैं, और यहां पर जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वो लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था ये पी नॉट ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पी भी ऐसे निकाल सकते हैं तो डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने एक फॉर्मूला पढ़ा ये, दैट इज अगर वेपर फेज के लिए या फिर गैसियस फेज के लिए आपको कैलकुलेट करना हो तो पी ए विल बी इक्वल टू वाई ए इंटू में पी टोटल। और वाई ए वाई बी क्या है आपको पता ही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर या फिर गैसियस फेज। ठीक है, ओके ये क्या है वेपर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर या फिर गैसियस फेज है। इज इट क्लियर? ठीक है, सेकंड फॉर्मूला हमने ये पढ़ा। पीबी के लिए हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक हमने फॉर्मूला पढ़ा ये, दैट इज पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए प्लस में पीबी। ये फॉर्मूला पढ़ा हमने। उसके बाद दैट इज इक्वल्स टू पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस में एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। इन सभी फॉर्मूले से आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इस टॉपिक से वो सब सोल्व। अब हम ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो एट 88 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन गिवन है 900 टोर, वेपर प्रेशर ऑफ टोलुइन गिवन है 360 टोर। What is mole fraction of benzene in the mixture with toluene that will boil at 88 degree Celsius at 1 atm? मैंने आपको बताया था कि जब भी कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर सेपरेटली गिवन होगा तो इसका क्या मतलब होता है कि ये क्या है, प्योर कंपोनेंट बेंजीन का वेपर प्रेशर है, ये क्या है, प्योर कंपोनेंट टोलुइन का वेपर प्रेशर। अब हम क्या करते हैं, बेंजीन का क्या फॉर्मूला होता है C6H6। इसको सपोज कर लेते हैं ए। टोलुइन का क्या फॉर्मूला होता है C6H5CH3। इसको हमने कंसीडर कर लिया बी। प्योर कंपोनेंट बेंजीन का वेपर प्रेशर गिवन है, मतलब पी नॉट ए आपको गिवन है 900 टोर। प्योर कंपोनेंट टोलुइन का वेपर प्रेशर गिवन है, मतलब पी नॉट बी गिवन है 360 टोर। आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मतलब हमें एक्स ए कैलकुलेट करना है मिक्सचर के अंदर विद द टोलुइन दैट विल बॉयल एट 88 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm। अब हमें सारी चीजों का पता लग गया जो गिवन है, ठीक है, लेकिन आपने एक चीज नहीं देखी है जो इसके अंदर गिवन है और हमने अब तक उसको समझा भी नहीं है। देखो यहां पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कैलकुलेट करना है मिक्सचर के अंदर with toluene that will boil at this temperature at 1 atm। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, 1 atm is equals to 760 टोर के इक्वल होता है। और 1 atm किसका दिया हुआ है, ये मिक्सचर का प्रेशर दिया हुआ है, मतलब ये क्या है, प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर आपको गिवन है 760 टोर। अब आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। देखो हमें ये निकालना है, चलो सबसे पहले मेरे को एक फॉर्मूला पता है, दैट इज पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए प्लस में पी प्लस में पी पता है, ठीक है। पी ए आपको पता है किसके इक्वल है, पी नॉट ए इंटू में एक्स ए। पी बी किसके इक्वल है, वही पी नॉट बी इंटू में एक्स बी। पी टोटल कितना गिवन है आपको, देखो सब आपको टोर में गिवन है ना, टोर में गिवन है तो आप ये 1 atm अलग यूनिट तो नहीं लेके चलोगे, है ना। 1 atm किसके इक्वल होता है 760 टोर, यहाँ पे कितना है 760 लिखा हुआ है। पी नॉट ए गिवन है, हाँ जी गिवन है 900, इसको हटाओ, क्या डायरेक्ट लिखो 900 लिख दो। पी नॉट भी गिवन है, हाँ जी गिवन है 360, इसको हटाओ 360 लिख दो। मैंने आपको एक बात बताई थी, वो क्या थी कि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन 1 होता है ना। तो अगर आप एक्स बी निकालना चाहोगे, अगर आप एक्स बी, तो ये एक्स ए है, ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। तो या क्या हम इसके जगह पे ये पुट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये क्या 1 माइनस में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए।
अब आपको कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को बस सॉल्व करना है। किसके इक्वल आ जाएगा? देखो 760, टोर तो नहीं लिखती, सब यूनिट्स लिखनी पड़ेगी फिर, प्लस में 360 माइनस 360, ठीक है, ओके। ये प्लस का 360 है, यहां जाकर के माइनस का 360 हो जाएगा, 760 माइनस 360 हो जाएगा, ठीक है। 900 में से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? दैट इज इक्वल्स टू 540 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मल्टीप्लाई में यहां जाके किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, 540। जो भी आंसर आएगा वो आपका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, किसका? ए का। और ए हमने क्या कंसीडर किया था? बेंजीन कंसीडर किया था। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना था। इतना समझ में आया आपको? तो क्वेश्चन की एक एक चीज हमें पढ़नी है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। इसी तरीके से अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है ये। पी नोट ए गिवन है, पी नोट बी गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है वेपर फेज के अंदर। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी सॉल्यूशन में आपको गिवन है तो ये कब कहानी होती है? वाई ए क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकालने के लिए वाई ए क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज। मतलब कि आपको निकालना क्या है? आपको निकालना तो वाई ए है ना। उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? पी ए इज इक्वल्स टू वाई ए इंटू में पी टोटल, ये फॉर्मूला यूज होगा। क्या आपको पी ए पता है? आपको पी ए पता नहीं है, लेकिन पी ए का आपको फॉर्मूला पता है, डेट इज दिस, पी नॉट ए इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ इज इक्वल्स टू वाई ए। पी टोटल पता है आपको? पी टोटल भी नहीं पता है आपको, तो पी टोटल को अभी हमने ऐसे लिख दिया। अब सबसे पहले पुट करते हैं सभी की सभी वैल्यूज, हमें क्या पता है क्या नहीं पता। देखो सबसे पहले पी नोट ए किसके इक्वल है? 108 इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है? हमें नहीं पता। हमें एक चीज पता है, क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है सॉल्यूशन में, है ना। तो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना गिवन है? 0.5। तो बी की वैल्यू क्या है? 0.5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आ जाएगा? 1 माइनस 0.5, दैट इज इक्वल्स टू 0.5। तो ये भी कितना आ गया आपके पास? 0.5। वाई ए तो आपको कैलकुलेट करना ही है। पी टोटल पता है आपको? नहीं पता। पी टोटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए प्लस में पी बी, पी ए प्लस में पी बी। पी ए क्या होता है? पी नोट ए एक्स ए प्लस में पी बी क्या होता है? पी नोट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। पी नोट ए कितना गिवन है? 108। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना गिवन है? अभी हमने कैलकुलेट किया 0.5 इनटू में 0.5 प्लस में पी नोट बी कितना गिवन है? 36 इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना गिवन है? 0.5। इसको जो भी सॉल्व करोगे आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? पी टोटल हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 72। तो पी टोटल कितना हो गया? 72। अब सब कुछ आपके सामने है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको? कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, ठीक है। इसको रब कर दूं ना मैं? इसको रब हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 108 ये हो जाएगा आपका 108 इंटू दैट इज दिस, है ना, 54 हो जाएगा। 54 डिवाइड बाय में 72 आपका क्या आ जाएगा? आंसर। दैट इज, इसको सॉल्व कर लेना, डिवाइड कर लेना, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी आपका एक्स ए का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, ठीक है। कुछ नहीं करना, जो फॉर्मूलेज होते हैं ना वही अप्लाई करने होते हैं। ओके, तो देखो अब जो हमने ये इक्वेशन लिखी थी, P टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू में सब कुछ। देखो अब ये कैसी इक्वेशन लग रही है? लीनियर इक्वेशन हम मैथ्स में पढ़ते हैं ना, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस में सी, ऐसे लग रहा है ये यहाँ पे क्या होगा? y एक्सिस पे अपना वेपर प्रेशर हो गया, इंटरसेप्ट
स्लोप एक्स एक्सिस पे अपना ये, ठीक है। तो अब हम इसको प्लॉट करके देखते हैं। सपोज हमारे पास ये है, हमने यहां पर इस पॉइंट पर सपोज प्योर ए लिखे हैं। अब प्योर ए का क्या मतलब है कि x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो होगा, दैट इज 1 हमने कंसीडर कर लिया। प्योर ए है तो यहां पर कोई बी नहीं है। जैसे जैसे हम यहां पर मूव कर रहे हैं तो यहां पर सपोज हमने प्योर बी रखा है। प्योर बी का जो है, अब प्योर ए नहीं है तो इसका मोल फ्रैक्शन 0 हो गया। प्योर बी है तो प्योर बी का मोल फ्रैक्शन सपोज 1 हो गया। यहां पर हम क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे हमने लिया है वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस पे हमने लिया है मोल फ्रैक्शन। हमने इस डायग्राम में ये एज्यूम किया है कि P2 नॉट इज ग्रेटर देन P1 नॉट, मतलब जो आपका P2 है, कंपोनेंट सेकंड है, वो ज्यादा वोलेटाइल है एज कंपेयर टू कंपोनेंट 1। तो जिसका जितना P नोट होता है वो उतना ही ज्यादा वोलेटाइल होता है। तो इसका P नोट, जो सेकंड कंपोनेंट का हमने P नोट लिया है वो ज्यादा लिया, एज्यूम किया, तो इसका हमने देयरफॉर यहां पर डॉट बनाई है और P1 को थोड़ा सा नीचे लिया एज कंपेयर टू सेकंड कंपोनेंट। अब इस लाइन को अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, टोटल प्रेशर, वेपर प्रेशर बन जाएगा किसका, सॉल्यूशन का। P टोटल बन जाएगा और P टोटल हमें पता है किसके इक्वल होता है, P टोटल इज इक्वल्स टू PA प्लस में PB, वेपर प्रेशर ऑफ A प्लस वेपर प्रेशर ऑफ B। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1, दिस सॉरी प्योर कंपोनेंट का तो ये है ना, दिस विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 एंड दिस विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2। और ये इक्वेशन कैसी है, इट इज, मतलब ये ग्राफ कैसा आता है हमारे पास, लीनियर ग्राफ आता है। क्यों, क्योंकि इक्वेशन कैसी है, लीनियर। जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो डेरिवेशन हमने की थी उससे ये जो फॉर्मूला अप्लाई किया था, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन को मैच करता है। देयरफॉर जो हमारे पास ग्राफ आता है वो भी लीनियर आता है, ठीक है। अब जो वेपर प्रेशर होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं भी करता। मतलब आपने कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड लिया है बीकर के ऊपर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वेपर प्रेशर को। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड क्या होगा, इस वेपर प्रेशर इस चीज पर डिपेंड नहीं करता। लिक्विड कितना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड क्या है कंटेनर में, उसके ऊपर भी वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। लेकिन आपने किस टाइप का लिक्विड लिया है बीकर के अंदर, उस पर यह डिपेंड करता है। मतलब लिक्विड वॉलेटाइल है या फिर लिक्विड नॉन वॉलेटाइल है, लिक्विड का नेचर क्या है, इसके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। अच्छा, अब जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, है ना। हम सपोज कोई बीकर को ऐसे है, उसके अंदर लिक्विड है, उसको गर्म कर रहे हैं, तो जो वेपर्स बनेंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे किसके, सरफेस ऑफ द लिक्विड पे। तो जितना ज्यादा हम टेम्परेचर करेंगे उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, तो अगर हम वाटर और सपोज हमने अल्कोहल ले लिया CH3OH, इसमें से कंपेयर करें किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो हमें पता है वाटर कितने, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो इसके अंदर मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अल्कोहल OH ग्रुप सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे ही बना सकता है ना, OH ऐसे बनाएगा, तो इसके अंदर लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम वेपर प्रेशर। मोर हाइड्रोजन बॉन्ड है, देयरफॉर लेस इवेपोरेट करेगा, देयरफॉर इसका वेपर प्रेशर लेस हो जाएगा एज कंपेयर टू अल्कोहल मिथेनॉल। तो ये क्वेश्चन नीट 2021 में आया हुआ है, जिसको हमने सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट 45 डिग्री सेल्सियस विद बेंजीन टू ऑक्टेन इन मोलर रेशियो आपको बताना है। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है, P टोटल आपको बताना है, ये आपको यही क्वेश्चन है। मोलर रेशियो बेंजीन टू ऑक्टेट, मोलर रेशियो मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन की रेशियो आपको कितनी दी हुई है, 3/2 गिवन है।
बेंजीन का अलग से, दैट इज पी। देखो ये क्या है, जब मैंने आपको ये बात, आई थिंक मैं थर्ड टाइम रिपीट कर रही हूँ इस वीडियो में, किसी कंपोनेंट का जब अलग से आपको पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर गिवन होता है तो वो किसका है, मतलब प्योर कंपोनेंट का है। मतलब ये क्या है, पी नोट ऑफ बेंजीन आपको गिवन है। सिमिलरली व्हाट इज दिस, आपको पी नोट ऑफ क्या है, ऑक्टेन गिवन है। पी नोट ऑफ ऑक्टेन इज गिवन टू यू, ठीक है। अच्छा, पीए का क्या मतलब होता है, दैट इज पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पीबी पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। पी नॉट ए क्या गिवन है आपको, हाँ जी गिवन है, दैट इज 280। मोल फ्रैक्शन गिवन है, नहीं पता आपको, अभी हमने ऐसे ही पुट कर दिया। पी नॉट बी ये गिवन है आपको 420 इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है ओके। अब मोल फ्रैक्शन इनके कैसे पता लगाएं, मेनली इस क्वेश्चन में यही है, इससे आपको पूरी टर्म का, मोल फ्रैक्शन का, नंबर ऑफ मोल्स का कैसे पता लगेगा, यही आपके उसमें है। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन 3 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन 2 है, तो टोटल मोल्स कितने हो गए, टोटल मोल्स आपके पास हो गए 3 + 2 दैट इज 5 हो गए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, मतलब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितने हो जाएंगे आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन तो चलो आपके पास गिवन है, मोल फ्रैक्शन देखो ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय में टोटल मोल्स। यही होता है ना फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन का, यही फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसा होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, मतलब टोटल मोल्स, है ना ओके। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितने हैं आपके पास, 3 हैं, तो ऊपर मैंने डाल दिया 3। टोटल मोल्स कितने हैं 5, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना आ गया है आपके पास 3/5। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना आ गया है आपके पास 3/5। हमने बेंजीन को ए कंसीडर किया था, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब ये कितना आ गया है आपके पास 3/5, ठीक है ओके। अब आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन निकालना है, आप एक काम कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन निकालने के लिए 1 में से 3/5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा 2/5 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन हो जाएगा। इतना क्लियर है, दिख नहीं रहा, ओके इट इज नॉट विजिबल इन द कैमरा, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 3/5 आ गया, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं इन फॉर्मूलेस को रब कर रही हूँ। हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 के इक्वल होता है। एक का पता है मोल फ्रैक्शन 3/5, दूसरे का निकालना है, निकाल नहीं सकते आप, 1 में से 3/5 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा 2/5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन कितना आ गया 2/5 आ गया, तो ये कितना आ गया 2/5। इसको कुछ नहीं करना, सब सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, जो भी आंसर आएगा वो आपका वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, मैं बता 3336 किसमें MmOFHg, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, फॉर्मूलेज भी हमने जो सॉल्व करते हैं जनरली वही था, लेकिन आपको प्रॉब्लम सिर्फ मोलर रेशियो में आ सकती थी, जो कि हमने देख लिया कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब तक हम पूरी वीडियो के अंदर 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, एंड आई गेस आपको वो तीनों के तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए। जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे उसी फॉर्मूले से हमने तीनों के तीनों क्वेश्चन सॉल्व किया, उन्हीं फॉर्मूले से आप बाकी सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे, जितने भी हमने अब तक इस टॉपिक के बारे में पढ़ा है उस सब से आप ये जो है क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखो 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए है जिसका मोलर मास आपको गिवन है, उसको डिसॉल्व किया गया 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी में, और लिक्विड बी का मोलर मास आपको गिवन है। प्योर कंपोनेंट बी का आपको वेपर प्रेशर गिवन है, प्योर कंपोनेंट ए का आपको वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, कंपोनेंट ए का आपको वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन में, और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आपको
गिवन है। आसानी से बिल्कुल आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और अगर मैं एक बात बताऊं तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यू कैन इजीली सॉल्व इट। और कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे इसका आंसर लिख के जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।